क्या दोस्तों आपको पता है स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? विशु त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला पर्व है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 14 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना जिस महानुभाव ने की थी, इस महानुभाव का आज है जन्म दिवस। यानी कि हमारे संविधान के निर्माता BR अंबेडकर जी ने यह स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबा साहेब अंबेडकर। इमेज में आप देख सकते हैं बाबा साहेब अंबेडकर जी ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। तो सबसे पहले तो हमारे इस संविधान निर्माता BR अंबेडकर जी को हमारी चैनल की ओर से शत शत नमन करते हैं। और यहां हमारे इस महानुभाव से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रीय समरसता दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय समरसता दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 14 अप्रैल को। और समरसता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? इसी तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए हमारे BR अंबेडकर। और वर्ष 1930 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा यानी कि आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? BR अंबेडकर जी ने। स्थापना कब की थी? वर्ष 1923 में। और जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित थी। और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती को राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मनाया गया था। और हमारे BR अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और डॉक्टर BR अंबेडकर विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। और हमारे BR अंबेडकर की एक फेमस किताब है जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो इसी किताब के लेखक भी है हमारे डॉक्टर BR अंबेडकर। और वर्ष 1930 में अंबेडकर ने कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलाया था। तो यहां से भी एक क्वेश्चन, कालाराम मंदिर सत्याग्रह किसने चलाया था? अंबेडकर जी ने। और अंबेडकर द्वारा लिखी गई आखिरी किताब का नाम क्या है? द बुद्ध एंड हिज धम्म। इमेज आप पढ़ सकते हैं, द बुद्ध एंड हिज धम्म नामक किताब किसने लिखी थी? डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने। और मुंबई के दादर में स्थित चैत्य भूमि BR अंबेडकर की समाधि स्थली है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो यह मुंबई में चैत्य भूमि जो BR अंबेडकर का समाधि स्थल है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा, चैत्य भूमि। और वर्ष 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहां से एक और क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, हमारे BR अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? वर्ष 1990 में। और 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को बाबा साहेब की याद में सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया था। कौन सा वर्ष मनाया गया? सामाजिक न्याय के वर्ष के रूप में मनाया गया। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन, विशु भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पर्व है? इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यह विशु पर्व प्रति वर्ष मनाया जाता है केरल राज्य में बड़े ही धामधूम से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य में यह विशु त्योहार मनाया गया है। और विशु त्योहार कब मनाया गया है मालूम है? आज है 14 अप्रैल और आज ही केरल में यह विशु नामक त्योहार मनाया जा रहा है। तो विशु त्योहार की बात करें, मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाए जाने वाले इस त्योहार को
केरल वासियों द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जी हां, आज है केरल वासियों का यह नव वर्ष और केरल वासियों द्वारा यह नव वर्ष मनाया जाता है विशु नामक त्योहार से। और क्योंकि मलयालम पंचांग के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी राशि को बदलकर मेडम राशि में प्रवेश करता है, जिसके कारण नव वर्ष की शुरुआत होती है। विशु पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो भी मैं आज आपको बता दूं। इसी दिन केरल में धान के फसल की बुआई भी शुरू होती है, इसीलिए यह किसानों के लिए भी एक खुशी का अवसर होता है, जिसमें वह अपनी पिछली फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और अपनी अगली फसल के लिए अच्छे पैदावार की कामना करते हैं प्रभु से। और वर्ष 2021 में विशु पर्व 14 अप्रैल यानी कि बुधवार के दिन काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। आज है बुधवार यानी कि 14 अप्रैल, बड़े ही धामधूम से यह विशु त्योहार मनाया जा रहा है। और इस दिन भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का भी वध किया था। और इसीलिए दोस्तों, इसी तरह हमारे भारत देश में कुछ परंपराएं हैं, कुछ संस्कृति है और हमारा देश विविधता में एकता से बना हुआ। और केरल में मनाए जाने वाले विशु नामक इस अनोखे त्योहार का इतिहास काफी पुराना है। यह पर्व भी वैसाखी, गुड़ी पड़वा तथा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तरह नए वर्ष के शुभारंभ तथा फसलों से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से कुछ ही दिनों के अंतर पर मनाया जाता है। और कल भी मैंने आपको बात की थी कि हाल ही में उगादी त्योहार मनाया गया है। तो महाराष्ट्र में उगादी का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है, कल इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था ना। कैसा लगा था, अच्छा लगा था? ओके, लाइक कीजिए। चलिए आगे बात करें तीसरे क्वेश्चन की। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? भारत देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है सुशील चंद्रा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन टपकेगा, याद रख लीजिए। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है सुशील चंद्रा को। और सुशील चंद्रा ने किसका स्थान लिया है? सुनील अरोरा का स्थान लिया है। इमेज में आप देखिए, यह है सुशील चंद्रा और सुशील चंद्रा ने किसका स्थान लिया है? सुनील अरोरा का स्थान लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। और सुशील चंद्र ने 13 अप्रैल 2021 को पदभार ग्रहण किया, यानी कि कल से ही पदभार ग्रहण कर लिया है सुशील चंद्रा ने। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? सुनील अरोड़ा जी का स्थान लिया। और इससे पहले सुशील चंद्र केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे शॉर्ट में हम सीबीडीटी कहते हैं, तो सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब बन गए हैं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। और यहां जिक्र किया गया है भारत के निर्वाचन आयोग का, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो यहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से देखें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के अनुसार की गई थी। तो यह फैक्ट आपको याद रखने हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। और हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है? अनुच्छेद 324 के अनुसार। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? श्री सुकुमार सेन हमारे भारत देश के पहले चुनाव आयुक्त थे। और जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण दिवस भी मनाया जाता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को प्रतिवर्ष। पिछले इसी साल 25 जनवरी 2021 को यह महत्वपूर्ण दिवस भी मनाया गया। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? देश में चुनावों में मतदान करने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। चौथा क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया?
रायसीना डायलॉग के छठे संस्करण का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र भाई मोदी। और यहां इस इमेज को देखिए, रायसीना डायलॉग्स 2021, और यह वर्चुअली तरीके से आयोजित किया गया है। और यह कब तक चलेगा? 13 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 15 अप्रैल तक चलेगा। लोकेशन है न्यू दिल्ली। प्रतिष्ठित वैश्विक संवाद सम्मेलन रायसीना डायलॉग के छठे संस्करण का उद्घाटन हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इमेज में आप देख सकते हैं। और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे, कौन? रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री, इमेज में आप देख सकते हैं, जिसका नाम है मेट्टे फ्रेडरिक्सन। कौन? मेट्टे फ्रेडरिक्सन। तो रायसीना डायलॉग के छठे संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। तो हमारे यह दोनों महानुभाव के नाम भी आपको याद रखने हैं। एक है रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और उनके साथ यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन। दोनों यहां हमारे यह रायसीना डायलॉग्स में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। और कोविड-19 महामारी की वजह से रायसीना वार्ता का छठा संस्करण ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होने जा रहा है, जो 13 से 16 अप्रैल 2021 तक चलेगा। जी हां, 13 से 16 नहीं बल्कि 15 अप्रैल 2021 तक चलेगा। और रायसीना संवाद 2021 में कुल 50 सत्र होंगे, जिसमें 50 देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 150 स्पीकर हिस्सा लेंगे। तो इतना बड़ा आयोजन किया गया है रायसीना डायलॉग्स में। चलिए पांचवा क्वेश्चन, जीन यवेस ली ड्रियान किस देश के विदेश मंत्री है? नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जीन यवेस ली ड्रियान वो फ्रांस देश के विदेश मंत्री है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस देश। लेकिन यह फ्रांस देश के विदेश मंत्री सुर्खियों में क्यों आए? क्योंकि हाल ही में 5 दिवसीय भारत के दौरे पर है यह जीन यवेस ली ड्रियान। इमेज में आप देख सकते हैं यह विदेश मंत्री को। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेस ली ड्रियान 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हितों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। और जब भी फ्रांस देश की बात आती है तो हमें राफेल विमानों की भी याद आनी चाहिए, क्योंकि हम राफेल नामक जो फाइटर प्लेन है वो 36 प्लेन हमारे भारत देश में आने वाले हैं। बहुत से प्लेन आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं आपको इसकी संख्या याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। श्री जीन यवेस ली ड्रियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात करेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं यहां दोनों देशों के विदेश मंत्री, हमारे भारत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस देश के विदेश मंत्री। तो ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सामूहिक चर्चा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मिलेंगे और फ्रांस के विदेश मंत्री रायसीना संवाद में भी हिस्सा लेंगे। जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि रायसीना डायलॉग्स आयोजित किया गया है, तो इसमें भी फ्रांस देश के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। और जब बात करते हैं फ्रांस देश की, तो फ्रांस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन एक मंथ पहले सुर्खियों में आया था। भारत किसके साथ मिलकर वायुसेना युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 2 आयोजित किया? भारत ने फ्रांस देश के साथ मिलकर राजस्थान के जोधपुर में यानी कि सूर्य नगरी में यह डेजर्ट नाइट 2 नामक एक वायुसेना अभ्यास आयोजित किया है। तो इनसे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन, भारत फ्रांस की वायुसेना युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 2 कहां आयोजित किया गया? जोधपुर यानी कि सूर्य नगरी में। और कब आयोजित हुआ था? 20 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक यह आयोजन हुआ था। और बात करते हैं फ्रांस देश की, तो आप मैप में देखिए यह है फ्रांस देश, जिसके अगल बगल में यहां पर बेल्जियम, यहां पर जर्मनी, इटली, यहां पर है स्विट्जरलैंड और यहां पर है स्पेन। इतने देशों से घिरा हुआ है। और फ्रांस देश की राजधानी का नाम है पेरिस। यूरोप में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है फ्रांस। और फ्रांस देश के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस देश के प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स। इमेज में आप देख सकते हैं फ्रांस देश के राष्ट्रपति जिसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस देश के प्रधानमंत्री है जीन कास्टेक्स। और फ्रांस देश की करेंसी है यूरो CFP फ्रांस।
और भारत और फ्रांस के बीच कब से रणनीतिक साझेदारी है? तो भारत और फ्रांस के बीच 1998 से यह रणनीतिक साझेदारी है। छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन पानी के नीचे ध्वनिक संकेतकों का पता लगाता है? पानी के नीचे ध्वनिक संकेतकों का पता लगाता है, इस उपकरण का नाम है हाइड्रोफोन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हाइड्रोफोन, जो पानी के नीचे यह ध्वनिक संकेतकों का पता लगाता है। क्या? हाइड्रोफोन। तो हाल ही में यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? वर्ष 2021 में साइंस जर्नल में प्रकाशित द साउंडस्केप ऑफ एंथ्रोपोसेन ओशन रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक युग से पहले जियोफोनी और बायोफोनी महासागरों के साउंडस्केप पर हावी थे। आगे बात करो तो महासागरीय ध्वनि के 3 व्यापक घटक है। इसमें एक है जियोफोनी। क्या? जियोफोनी, जो गैर जैविक प्राकृतिक घटनाओं जैसा कि भूकंप, लहरों और बुदबुदाहट जैसी ध्वनियां उत्पन्न होती है, इसे बोलते हैं जियोफोनी। और बायोफोनी किसे कहते हैं? समुद्री जीवों द्वारा उत्पन्न ध्वनियां, इसे बोलते हैं बायोफोनी। और एंथ्रोफोनी किसे बोलते हैं? मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनियां, प्रमुख रूप से समुद्री जहाजों से होने वाली ध्वनि, इसे बोलते हैं एंथ्रोफोनी। और इन सभी ध्वनि को कैप्चर करने वाला, रिकॉर्डिंग करने वाला है हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन की बात करें, जिस तरह एक माइक्रोफोन हवा में उपस्थित ध्वनि को एकत्र करता है, जिस तरह मैं बोलता हूं और मेरे यहाँ कॉलर माइक लगी हुई है, तो मैं जो बोलता हूं इसकी ध्वनि आप तक सुनाई पड़ती है, इसकी वजह है यह माइक्रोफोन। और उसी प्रकार से एक हाइड्रोफोन पानी के नीचे ध्वनिक संकेतकों का पता लगाता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोफोन। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन अकादमी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, जिसे हम बाफ्टा अवार्ड कहते हैं? तो यह ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन अकादमी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार नोमैडलैंड ने जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नोमैडलैंड। इमेज में आप देख सकते हैं किस फिल्म ने जीता है बाफ्टा का यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड? नोमैडलैंड ने। तो क्लो जाओ की फिल्म नोमैडलैंड ने ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन अकादमी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। और इसी फिल्म को 3 और पुरस्कार भी मिले हैं, उनके बारे में भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप जान लीजिए कि फ्रांसीसी मैकडॉर्मैंड, इमेज में आप देख सकते हैं, फ्रांसीसी मैकडॉर्मैंड को इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। और यहाँ बाजू में आप देख सकते हैं, यह है द फादर नामक फिल्म की पोस्टर। और यहाँ जो इमेज में देख सकते हैं, इनका नाम है यह 83 वर्षीय एंथनी हॉपकिंस। क्या? एंथनी हॉपकिंस को द फादर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। और फिल्म नोमैडलैंड की बात करें तो फिल्म नोमैडलैंड ने 4 बाफ्टा पुरस्कार जीते। और बाफ्टा का अर्थ क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। और नोमैडलैंड ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जीता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार जीता है। तो इसी तरह बाफ्टा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित हुई है नोमैडलैंड। और दुनिया में अन्य सबसे बड़े फिल्म पुरस्कारों की भी आज हम साथ साथ बात कर ले, तो एक का नाम है गोल्डन लायन। क्या? गोल्डन लायन अवार्ड, वो भी फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन किस फिल्म क्षेत्र में? यह वेनिस फिल्म समारोह में किसी फिल्म को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अमेरिका में प्रस्तुत किए जाते हैं और यह 1943 से हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है द गोल्डन लेपर्ड, इमेज आप देख सकते हैं। द गोल्डन लेपर्ड अवार्ड की बात करें तो इसे लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुत किया जाता है। तो फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में आपको पता ही होगा, यह हिंदी फिल्म उद्योग पर केंद्रित है और यह टाइम्स ग्रुप द्वारा चलाया जाता है। और 5वां है द गोल्डन बियर, इमेज में आप देख सकते हैं द गोल्डन बियर अवार्ड, इसे बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रस्तुत किया गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मंगल ग्रह की एक तस्वीर किसने जारी की है? इमेज में आप देख सकते हैं नासा का एक मिशन जिसका नाम है परसेवरांस। परसेवरांस रोवर हाल ही में यह मंगल की सतह पर है और यह परसेवरांस नामक रोवर में से एक इंजीन्यूटी नामक हेलीकॉप्टर निकला है। तकरीबन इसका वजन है 8 किलोग्राम और वो उड़ान भरने वाला है, इसीलिए भी यह मंगल ग्रह सुर्खियों में है।
तो मंगल ग्रह की एक तस्वीर हाल ही में जारी की है नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। और नासा द्वारा जो मंगल ग्रह की सतह की यह इमेज जारी की गई है तो बहुत ही खूबसूरत इमेज आप देख सकते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की एक ऐसी तस्वीर जारी की है जिसे देखकर लोगों की हैरानी बढ़ गई है। दरअसल इस तस्वीर में लाल ग्रह के ब्लू डोम्स, क्या यह है ब्लू डोम्स, इमेज में आप देख सकते हैं, यानी नीले रंग के बर्फीले टीले नजर आ रहे हैं, ब्लू डोम्स नजर आ रहे हैं, आपने भी देखा। तो चलिए दोस्तों, यहां जब बात आती है हमारे यह प्लेनेट की, तो हमारी जी के 2020 चैनल पर एक जियोग्राफी से जुड़े हुए 3 लेक्चर अवेलेबल है और 1 और 2 लेक्चर पब्लिश हो चुके हैं। आज दोपहर 12 बजे तीसरा लेक्चर पब्लिश होने वाला है, वो इसी सौर मंडल से जुड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। और नासा ने बताया कि इस तस्वीर को मंगल के उत्तरी ध्रुव से लिया गया है। कहां से? यह मंगल के उत्तरी ध्रुव से इस तस्वीर को कैप्चर किया गया है, जिसे इस लाल ग्रह पर चलने वाली तेज हवाओं ने बनाया है। और मंगल ग्रह पर यह इलाका करीब 30 किलोमीटर में फैला है। कितने? 30 किलोमीटर में। और जब यहां जिक्र किया गया है मंगल ग्रह का, तो मंगल के बारे में आप इतना जान लीजिए कि सौर मंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, क्या? ओलंपस मॉन्स, इमेज में आप देख सकते हैं, यह मंगल पर ही स्थित है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, 8 प्लेनेट, और 8 प्लेनेट में सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है मंगल ग्रह पर, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। और गैल क्रेटर, क्या? गैल क्रेटर का निर्माण एक उल्का पिंड के मंगल ग्रह पर गिरने के कारण लगभग 3.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो यह गैल क्रेटर का नाम भी आपको याद रखना है। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। और यह सूर्य से चौथे स्थान पर है, यानी कि आप सूर्य से नजदीकी की ओर देखते जाए तो पहले आएगा मर्क्यूरी यानी कि बुध, उसके बाद आएगा विनस यानी कि शुक्र, तीसरे स्थान पर हमारा पृथ्वी और चौथे स्थान पर है मंगल। तो यह सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित ग्रह है और सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह आकार में पृथ्वी का लगभग आधा है और फोबोस और डिमोस मंगल के 2 छोटे उपग्रह है। तो यह नाम भी याद रख लीजिए कि फोबोस और डिमोस किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रह है? मंगल ग्रह के। नवा क्वेश्चन, हाल ही में सुरेंद्र कुमार यादव किस राज्य के तीसरे उप लोकायुक्त बने? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है सुरेंद्र कुमार यादव, वो हाल ही में उत्तर प्रदेश के तीसरे उप लोकायुक्त बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। रिटायर्ड जस्टिस सुरेंद्र कुमार यादव को उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त के पद की शपथ लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा ने दिलाई, इमेज में आप देख सकते हैं। और प्रदेश में 2 उप लोकायुक्त पहले से कार्यरत है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही के लिए बनाई गए इस एक नए लोकायुक्त और 3 उप लोकायुक्त आसीन होते हैं। तो आपको याद रखना है कि लोकायुक्त आखिरकार क्या काम करते हैं। तो हाल ही में सुरेंद्र कुमार यादव के अतिरिक्त अन्य 2 उप लोकायुक्त शंभू सिंह जो 4 अगस्त 2016 में और दिनेश कुमार सिंह 6 जून 2020 में नियुक्त हुए थे। और उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितने साल का होता है? 8 साल का होता है। और लोकायुक्त एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से होता है और वैधानिक तौर पर सरकारी भ्रष्टाचार, सरकारी अव्यवस्था या शक्तियों के गलत उपयोग के मामलों में यह देखरेख रखता है, यानी कि ध्यान रखता है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष नेशनल फायर सर्विस डे मनाया जाता है 14 अप्रैल को, यानी कि आज ही 14 अप्रैल को नेशनल फायर सर्विस डे मनाया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को ही यह दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन भी मैं आपको बता दूं। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह में फोर्टस टिकेन, क्या? फोर्टस टिकेन नामक मालवाहक जहाज जिसमें रुई की गांठें, विस्फोटक एवं युद्ध उपकरण भरे हुए थे, उनमें आग लग गई थी। और आग को बुझाते समय जहाज में विस्फोटक सामग्री होने के कारण 66 अग्निशमन कर्मी यानी कि फायर ब्रिगेड के कर्मी आग की चपेट में आकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। और वो तारीख थी 14 अप्रैल 1944 और इसीलिए प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन,
हाल ही में योगेश प्रवीण का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं योगेश प्रवीण का निधन हो गया। वो एक जाने माने इतिहासकार थे एवं पद्मश्री विजेता भी थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है योगेश प्रवीण, एक जाने माने इतिहासकार। जाने माने इतिहासकार और अवध क्षेत्र खास तौर पर लखनऊ के विशेषज्ञ योगेश प्रवीण का निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे और उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। श्री योगेश प्रवीण लंबे समय तक आकाशवाणी लखनऊ से भी जुड़े रहे थे। 12वां क्वेश्चन, डीसीजीए के विशेषज्ञ समूह ने निम्न में से किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है? पहले तो डीसीजीए, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि डीसीजीए ने हाल ही में उनकी एक विशेषज्ञ समूह ने यह स्पुतनिक 5 नामक एक कोविड वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पुतनिक 5। भारतीय औषध महानियंत्रक यानी कि डीसीजीए के विशेषज्ञ समूह ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी है और डीसीजीए की आवश्यक अनुमति के बाद भारत में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए यह तीसरी वैक्सीन होगी जिसका आपात उपयोग किया जा सकेगा। क्या नाम है? यह स्पुतनिक 5 नामक वैक्सीन। और यहां जिक्र किया गया है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया का, तो यह क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारतीय दवा नियामक संस्था केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। 13वां क्वेश्चन, रोंगाली बिहू किस राज्य के नव वर्ष को चिन्हित करता है? रोंगाली बिहू आज ही शुरू हुआ है और यह रोंगाली बिहू असम राज्य के नव वर्ष को चिन्हित करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। बोहाग बिहू भारत के असम और उत्तरी पूर्वी राज्यों में मनाए जाने वाले एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसे रोंगाली बिहू या हत बिहू भी कहते हैं और यह असमी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और यह खास पर्व 14 अप्रैल को मनाया गया। यानी कि आज ही यह पर्व मनाया जा रहा है। तो आप याद रख लीजिए बोहाग बिहू जिसे रोंगाली बिहू कहते हैं और यह रोंगाली बिहू वो असम के नव वर्ष का भी प्रतीक है जो आज ही मनाया जा रहा है। और बिहू शब्द की उत्पत्ति बिशु से हुई है जिसका अर्थ शांति के लिए पूछना है। और असम में बिहू के 3 प्रकार है। एक है बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, दूसरा है कटी बिहू या कोंगाली बिहू और तीसरा है माघ बिहू या भोगाली बिहू। तो यह 3 बिहू के प्रकार असम राज्य के और प्रत्येक त्योहार ऐतिहासिक रूप से धान की फसलों के एक अलग कृषि चक्र को दर्शाता है। यानी कि कृषि फसल से जुड़े हुए यह त्योहार। और जब जिक्र किया गया है असम का तो आप मैप में देखिए असम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है असम। असम की कैपिटल का नाम है दिसपुर, लेकिन असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी और असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी, इमेज में आप देख सकते हैं। और असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और असम की हाई कोर्ट कहां पर है? गुवाहाटी में। और असम में 3 नेशनल पार्क है, यूं तो 4 है लेकिन औरंग राष्ट्रीय उद्यान वो भी असम में है, एक सिंगी गेंडे वाला काजीरंगा नेशनल पार्क वो भी असम में और मानस नेशनल पार्क वो भी असम में है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था भगवान हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था? हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? सभी दोस्तों ने बहुत ही डिटेल में आंसर दिया था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि भगवान हनुमान जी का जन्म, राम भक्त हनुमान जी का जन्म तिरुमाला की पहाड़ियों पर और वहां पर एक अंजनाद्रि पहाड़ी है, वहां पर भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है फ्रेंसी, चोसला सागरभाई, नीलेश पाटनवाड़िया, राजभा गढ़वी, अंजू लांबा, राजपूत मनीषा गणपत, परमार सुधीर, रोशनी प्रजापति। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है, तिरुपति माला पहाड़ियों पर। और आरजे हंसा, सुमित्रा सोलंकी, दामाद छगन, MU वाघेला, जाखड़ प्रदीप, पिनाकिन चौधरी, वसावा दिव्येश, परमार जलपा। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है अरुण मानसिंह, कटारिया अशोक, शुभम रघुवंशी, विश्व मेवाड़ा, कृति भोये, मानसी प्रजापति, आशीष परमार और पायल जाला। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर।
हाल ही में चक्रवात सिरोजा के कारण कहां भारी तबाही हुई? हाल ही में चक्रवात सिरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।